हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई होप होली का त्यौहार सब ने बहुत अच्छे से सेफली अपने घर परिवार दोस्तों के साथ अच्छे से मनाया होगा, खूब एक दूसरे पे रंग उड़ाया होगा। तो जिस तरीके से होली के त्यौहार में आपने एक दूसरे पे रंग उड़ा के खुशियाँ बांटी, अब वक्त आ गया है कि मेहनत का रंग आपको उड़ाना है। और ये मेहनत का रंग उड़ा के अपनी नीट के रिज़ल्ट को, जो आपने सोचा है, या मेंस का रिज़ल्ट जिस तरीके से आपने सोचा है, या बोर्ड्स का रिज़ल्ट जिस हिसाब से आपने सोचा है, उसको पाके अपने घर परिवार को सेम उसी तरीके से खुशियाँ देनी है जिस तरीके से एक त्यौहार के आने पे उनको मिलती है। ठीक है, तो बस इतना सा मोटिवेशन है आज का कि जो रंग होली का त्यौहार, जो रंगों का त्यौहार आपके लिए खुशियाँ लेके आया है, अब आपकी मेहनत का रंग आपके घर परिवार के लिए वही खुशियाँ आपके रिज़ल्ट के दिन वापस लेके आए। उसी चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाई करते चलनी है, पूरे साल भर मोटिवेटेड रहना है और अपना पाथ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूस वे में फॉलो करते चलना है। ठीक है, तो आज का इतना सा मोटिवेशन है, इसी को ध्यान में रखते हुए अब चलिए अपने चैप्टर को अपन आगे लेके चलते हैं। तो अभी तक का अगर रिकैप लें तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर चुके हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बिल्कुल अपन समझते हैं, बट उससे पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम किसी भी सब्सटेंस को जब बॉईल करते हैं, जैसे वाटर है, तो सर अभी वाटर के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों माना है, या 100 डिग्री सेल्सियस को ही क्यों उसका बॉइलिंग पॉइंट की तरह यूज किया जाता है। तो आइए आपको पहले यह समझाता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, या किस तरीके से, किस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट की तरह हम मानते हैं। तो देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बकेट है, इस बकेट के अंदर हमने ये वाटर ले रखा है। ठीक है, आपके पास ये वाटर है और आप इसको क्या कर रहे हो बेटा, हीट कर रहे हो। अब आप जैसे जैसे हीट करोगे तो ये जो वाटर है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, और जैसे जैसे वेपर में जाएगा इट स्टार्ट एक्सर्टिंग वेपर प्रेशर, यहाँ पर वेपर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर की बात करूँ यहाँ, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके बराबर है, 1 atm। और इसी एक्सटर्नल प्रेशर जो 1 atm है, इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं कि नहीं बोलते। आगे बात समझे। तो होगा क्या, जैसे ये वाटर है, ठीक है, इसको आप हीट कर रहे हो, लो चलो हीट कितना हो रहा है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको समझने के लिए लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्या लगा दिया, थर्मामीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, थर्मामीटर। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर की रीडिंग आती जाएगी, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो किस टेम्परेचर पे जाके मैं बोल दूंगा पानी उबलना स्टार्ट हो गया, ये कैसे। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि हम उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आइए डेफिनेशन समझो, द टेम्परेचर at which vapor pressure becomes equal to, ठीक है, the temperature at which vapor pressure becomes equal to, ठीक है, equal to atmospheric pressure। वो टेम्परेचर जब आपका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, इज रिकॉर्डेड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिंपल भैया, आपने क्या किया, एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल मान लो ये बॉटल है, ठीक है, अभी मैं कंटेनर है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं हीट करूंगा यहाँ से भाप आना स्टार्ट हो जाएगी, सबको मालूम है। अब वो भाप जब ऊपर जाएगी तो सरफेस पे वेपर प्रेशर लगाएगी। अब वही वेपर प्रेशर जो सराउंडिंग में वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पे आपके एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बात समझ में। इसका मतलब जैसे ही वेपर प्रेशर
1 atm टच करेगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का आपके पास आ गया। चलो अच्छा, आओ मैं इसको एक ग्राफ से भी आपको समझाऊं। अगर मैं इसको ग्राफ से समझाऊं बेटा, तो मैं बनाता हूं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ, ठीक है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। आओ और अच्छे से समझ ले, आओ एक केस और ले लो और आसानी से एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझा देता हूं। मान लो कि मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब प्योर सॉल्वेंट है मतलब, ठीक है। अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है बेटा, इसमें क्या होगा, जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट करोगे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा। मान लो क्या वेपर प्रेशर आ रहा है 0.6 atm। अब हमें क्या मालूम है, और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और हीट करो। जैसे ही 0.6 atm बढ़ते बढ़ते 1 atm टच करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट विल स्टार्ट बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे 1 atm टच करेगा उसी को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TB0 रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अब केस 2, अब मैं इसको कंपेयर किससे करूंगा, सॉल्यूशन से। किसके साथ कंपेयर करूंगा, सॉल्यूशन से। और देखो, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बोल दिया था जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो कैसा होगा, जहां एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट एक वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के साथ मिलके सॉल्यूशन बना रहा होगा। तो अब एक बात बताओ, जैसे ही आप एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मालूम है, वेपर प्रेशर विल ड्रॉप, वेपर प्रेशर घटेगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट पढ़ के आए अभी हम। तो मान लो कि जिस पॉइंट पे 0.6 atm था उसी पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.4 होगा, बट बॉयल होने का कॉन्सेप्ट तो दोनों का सेम है। तो ये 0.4 atm का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 जब 1 atm टच करेगा तभी सॉल्यूशन भी बॉयल होगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा जैसे 0.4 बढ़ के 1 atm हो गया तो सॉल्यूशन विल स्टार्ट बॉइलिंग। और इसको मान लो हमने बोल दिया TB। क्या बोल दिया, TB बोल दिया कि नहीं। इसका मतलब जैसे ही मेरा कोई भी सब्सटेंस 1 atm का प्रेशर टच कर लेगा, जैसे ही मेरा कोई भी सब्सटेंस 1 atm का वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो जिस भी टेम्परेचर पे वो ये कारनामा करेगा उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक। तो ये मेरी वो, ठीक है, 1 atm वाली लाइन हो गई। अब इधर है मेरे पास 0.6 atm, वेपर प्रेशर बढ़ा 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 बढ़ा। जैसे ही मान लो इस पॉइंट पे इसने इसको टच किया तो मैं इसी को क्या कर लूँगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट की तरह रिकॉर्ड कर लूँगा, एंड इट विल बी TB0। और खुद देखो यहाँ पे अब 0.4 atm प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वेपर प्रेशर देखो दूर टच कर रहा है, दूर टच कर रहा है, तो ये इसका टेम्परेचर होगा, तो ये TB इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप खुद देखो TB0 के बाद TB आ रहा है, या आप खुद यहाँ से समझो कि अगर आप सॉल्यूशन को नोटिस करोगे बेटा, तो अगर मैं पूछूं टेम्परेचर की नज़र में किसकी जर्नी लंबी, किसको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा 1 atm पहुंचने में, आप बोलोगे सर सॉल्यूशन को, क्योंकि सॉल्यूशन को एक लोअर वेपर प्रेशर से 1 atm तक की जर्नी तय करनी है कि नहीं करनी। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा इन दोनों केसेस में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा होगी, सॉल्यूशन की। तो आप और ग्राफ से भी आप देखो TB0 के बाद TB आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर पता चल रहा है कि नहीं, बोलो। नहीं समझ में आया, एक मिनट मैं समझाता हूं, रुको, ठीक है। देखो नहीं दिमाग में गया, ग्राफिकल नहीं समझ में आया, इसको बहुत आसान वे में समझो। आप घर पे पानी उबाल लो, चलो तो पानी उबालोगे और कोई आके पूछा, अरे भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तुरंत बोलोगे 100 डिग्री, ठीक है। फिर उस बंदे ने एक काम करा, उस पानी में ना 2 चम्मच चीनी मिला दी या 4 चम्मच चीनी मिला दी, तो आप बोलोगे अरे भैया ये तुमने तो एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर दिया। अब उसने बोला बताओ अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अब नहीं है 100 डिग्री, क्योंकि अगर कभी भी मेरे एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड हो जाता है तो अब ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वही मेरा जो शुगर सॉल्यूशन है अब वो 100 डिग्री पे बॉइल नहीं, कुछ 102 डिग्री पे बॉइल हो रहा है। तो जो 2 डिग्री का सॉल्यूशन में, प्योर वाटर और सॉल्यूशन में कितने का डिफरेंस है, 2 डिग्री का होता नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली मान लो 2 डिग्री का जो डिफरेंस है, ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। तो यही जो प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और कितने मार्जिन से इंक्रीज होता है उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब आया समझ में, वेरी गुड। इसका मतलब
ये इंक्रीज हुआ तो कितने का चेंज आया, चेंज हो गया डेल्टा टी बी। तो यहाँ से अगर कोई मुझसे डेल्टा टी बी पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा टी बी विल बी वॉट, टी बी माइनस टी बी नॉट। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो आपके पास डेल्टा टी बी आ जाएगा कि नहीं। बहुत अच्छे। अब और आगे बढ़े तो हमने कहा कि यार कितना आएगा, कभी भी ये मान लो किसी ने x ग्राम सॉल्यूट अगर ऐड किया तो कितना मेरे किसी भी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कुछ तो मैथमेटिकल अप्रोच भी होनी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि डेल्टा टी बी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा बच्चों तो क्या आएगा, कांस्टेंट के बी इंटू एम। और चैप्टर के शुरुआती दौर में आपको क्या मोलैलिटी क्या होता है मैं बता चुका हूं। और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था तब ये बताया था कि सॉल्यूट को स्मॉल लेटर्स की डिनोशन देना और सॉल्वेंट को कैपिटल लेटर्स की। तो मैं अगर मोलैलिटी को यहाँ ओपन अप कर दूं सो इट विल बी के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000। देखो मोल्स तो क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दे रखा है तो उसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो केजी में हो जाएगा, तो 1000 ऊपर चला गया। तो आपका देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आपके पास फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आपके पास देखो बेटो फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। कोई डाउट किसी भी तरीके का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे सर ये जो लोग इसके अंदर फॉर्मूले प्रेजेंट है कौन किसको डिनोट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा सब बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर किसकी नोटेशंस क्या है सब आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से लिख लो। चलो चलो ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसको हटाता हूं, ये बॉइलिंग वाला हटा रहा हूं, पूरा नहीं हटा रहा, सिर्फ इसकी डेफिनेशन और ये। तो हमारे पास देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी के बी और ये। तो भैया डेल्टा टी बी क्या डिनोट करता है, तो डेल्टा टी बी ही आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं के बी, तो के बी के बारे में एक बात ध्यान रखना बेटा, के बी होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, या फिर इसको हम बॉइलिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, या एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। और सबसे मेन बात जो इसके बारे में बताऊं, सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। यह बड़ा नाला है, सॉल्यूट से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में, सॉल्वेंट चेंज तो केबी की वैल्यू चेंज होगी। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट बदलते जाओ, पानी में नमक घोल लो, सुक्रोज घोल लो, यूरिया घोल लो, कुछ भी घोलते चलो, पानी ही अगर सॉल्वेंट है तो तुम्हारे केबी पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? वेरी गुड। स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा बेटा, स्मॉल डब्ल्यू है वेट ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, वो है मास ऑफ सॉल्वेंट। और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना चाहिए, केजी में। इसीलिए अगर कभी ग्राम में दे रखा है, जी फॉर ग्राम है, तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। आ गई बात समझ में? बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपके कौन कौन सी डिनोशन, क्या क्या चीजें डिनोट करती हैं, वो सारी चीजें आपको लिख के यहां पर मैंने अच्छे से बता दी। कोई डाउट? पक्की बात है? चलो वेरी गुड, पक्का। तो चलो, जब तक आप लोग जब इतने होशियार बन ही रहे हो, सब कुछ अच्छे से समझ में आ ही रहा है, तो एक फटाफट एक सवाल का जवाब दे दो मुझे। मान लेता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि मेरे पास ये एक 1 मोलर सुक्रोज का सॉल्यूशन है और मेरे पास एक दूसरा बीकर है जिसमें 1 मोलर यूरिया का सॉल्यूशन है। ठीक है,
बताओ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। सिंपल, तो ऑप्शन देता हूं। क्या डेल्टा टीबी सुक्रोज का डेल्टा टीबी यूरिया से बड़ा होगा? क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सुक्रोज का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूरिया से वही डेल्टा टीबी से क्या होगा? छोटा होगा? क्या जो केबी है सुक्रोज का केबी यूरिया से बड़ा होगा? या डी ऑप्शन कि जो केबी सुक्रोज का है और वही केबी आपका यूरिया का होगा? बताओ इसमें से क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? तो भैया दौड़ाओ अपनी बुद्धि, दौड़ाओ, चलो चलो, ठीक है। 20 सेकंड देता हूं सोचने के, सोचो अच्छे से सोचो। सोचा? बोलो। तो जिन जिन बच्चों का आंसर डी पे आके रुका वो सारे बच्चे होशियार निकलेंगे। जिन जिनका आंसर डी पे रुकेगा वो सब बच्चे होशियार निकलेंगे, ठीक है। और जिनका डी का नहीं आया, आओ समझो कैसे। अब देखो मैंने बोला 1 मोलल सुक्रोज 1 मोलल यूरिया। अच्छा चलो तुम्हें क्या मालूम है, तुमने तो यही पढ़ा है डेल्टा टीबी केबी इंटू एम और डेल्टा टीबी, और एक मिनट इसके लिए भी क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी केबी इंटू एम। यही होगा कि नहीं? यही तो पढ़ा है डेल्टा टीबी केबी, ओहो के एम कहाँ से आया, केबी इंटू एम। अब खुद बताओ, केबी मैंने मालूम अभी नहीं पता, मोलैलिटी तो दोनों की सेम है, तो नॉर्मल सी बात है केबी की वैल्यू जिसकी छोटी बड़ी होगी या अगर केबी की वैल्यू में डिफरेंस है तभी डेल्टा टीबी में डिफरेंस आएगा। बट हमने यहां पे एक इतना बड़ा पॉइंट पढ़ा कि केबी सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे सर आप 1 मोलर सुक्रोज बोल रहे हो, ये सुक्रोज भी पानी में है क्योंकि सॉल्वेंट अगर नहीं दिया तो पानी, और 1 मोलर यूरिया ये भी किसमें है? पानी में है। सर सॉल्वेंट तो बदला ही नहीं, सॉल्वेंट बदला ही नहीं, तो केबी यहां और यहां दोनों जगह क्या होगा? सेम होगा। अगर सेम होगा तो डेल्टा टीबी भी दोनों के सेम होंगे। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सॉल्वेंट सेम है मतलब केबी भी सेम होगा कि नहीं होगा? आया समझ में कि नहीं आया? तो आंसर क्या हो गया? डी। बहुत सिंपल सा, देखो आपका एक सिंपल सा इतना सा पॉइंट ये पूरा क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना इसीलिए ही जरूरी होता है। कोई डाउट? चलो बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो अगर कोई हमसे पूछे भैया केबी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो केबी क्या होता है? तो केबी की वैल्यू आप निकाल सकते हो बेटा आर इंटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो केबी निकालने का आपके पास बेटा ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और इसी की जगह आप छोटा सा रिप्लेसमेंट और कर सकते हो कि केबी निकालने के लिए आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले में से जिस भी तरीके से जो भी वैल्यू आपको गिवन हो आप केबी के लिए यूज कर सकते हो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? समझ में आया अच्छे से? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, नोटेशंस क्या होती हैं, फॉर्मूला क्या हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। चलो बहुत अच्छे बच्चों, चलो ठीक है, इसको अच्छे से लिखो और फिर अब इस पे क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करते हैं। चलो तो मैं आपके लिए क्वेश्चन निकालता हूं, आप जब तक इसको लिखो। चलो
ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन निकल गया है। इसी के साथ मैं ये सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ और अच्छे से क्वेश्चन को समझो, कैसे वैल्यू डालते हैं क्वेश्चन में से, कैसे आप अप्रोच बनाओगे, लैंग्वेज कैसे समझोगे। इसलिए हाथों हाथ में एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे टॉपिक या जो शब्द मैं पढ़ा रहा हूँ वो दिमाग में तुम्हारे बैठ जाए। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, जस्ट अ सेकेंड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। क्या दे रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved when a 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, benzene का फॉर्मूला C6H6, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin। ठीक है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर Kb किसका, बेंजीन का, क्योंकि Kb सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, सॉल्वेंट बेंजीन है, 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलो अब देखो, तो क्या होगा सॉल्यूशन, जिसको आया समझ वो खुद से करें, और जो फर्स्ट जिसको लैंग्वेज में पढ़ने से कुछ ना कुछ नहीं समझ में आ रहा, आओ कैसे रीड करेंगे वो देखो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। फिर उसमें बोला है कि व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इस लाइन को पढ़िए, क्लियर समझ में आ रहा है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉज डिजॉल्व्ड, मतलब एक सॉल्यूट है, उसको मैं बेंजीन में घोल रहा हूं, और सॉल्यूट और बेंजीन दोनों का मास दे रखा है कि कौन कितने मास के साथ आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो मुझे एक तरीके से स्मॉल w, वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट 1.80 ग्राम, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम। उसके बाद अब बेंजीन क्योंकि मेरा सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट 353.23 केल्विन दे रखा है। अब जैसे ही मैंने इसको घोला तो क्या पता चला कि बॉइलिंग पॉइंट, अब जब सॉल्यूट घुल गया तो सॉल्यूशन बन गया, और जैसे ही सॉल्यूशन को घोला पता चला सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फट से ऊपर उठा, और 353 से बढ़ के 354.11 केल्विन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 354.11 केल्विन हो गया। तो बताओ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। तो मैंने कहा यार डेल्टा TB या TB नॉट, TB, KB ये सब दे रखा है, तो ये सब मिलके मुझे किस फॉर्मूले की ओर इशारा कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक का ही तो मुझे इमेजिनेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और वहां पे जब मैंने देखा तो मुझे पता चला एक फॉर्मूला है कि डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये होता है, मोलैलिटी को ओपन कर रखा है फॉर्मूले में, देखो तो यहाँ पे स्मॉल m ही तो मुझे कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ से 2 पॉइंट पे नजर डालूंगा तो वो मोलर मास ही तो है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m ओनली। तो आओ यहाँ वैल्यू रखें, तो क्या होगा डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, अभी पढ़ के आए हैं। तो 354.11 माइनस 353.23, 2.53, 1.80 इंटू 1000 अपॉन m निकालना है, कैपिटल W 90। चलो पॉइंट उठाते चलें, पॉइंट उठाया नीचे 100 आया, 2 0 से 2 0 गए, 90 से 180 2 टाइम्स चला गया 2, ठीक है। और इधर कितना आएगा, तो 354.11 और 353.23, तो 354.11
और 353.23, 11 में से 3 गए, कितने बचे? 8 बचे। फिर से मैंने कैरी दिया, ये हो गया 10 में से 2 गए, 8 बचे, ये हो गए 3, तो 0.88, इधर बचा 0.88, 2.53 इंटू 20/m, पॉइंट हटाया, पॉइंट हट गया, 2 में 44 बार, 2 में 10 बार, तो m कितना आ गया? 2530/44 आ गया। अब मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, तुम हाथों का यूज कर लो। तो जैसे ही मैंने 2530 को 44 से डिवाइड किया, इट केम 57.5 ग्राम। कितना आया? 57.5 ग्राम पर मोल, मोलर मास है ना क्योंकि। तो देखो इस तरीके से आप फटाफट से कर सकते हो। आप खुद देखो, आपने जैसे ही गिवन लिखा, आप खुद देखो, और फिर इस गिवन को लिखते ही समझ में आ गया फॉर्मूला क्या लगना है, और जैसे ही इन दोनों का मेल मिलाप कराया गिवन और फॉर्मूले का, फटाफट पता चल गया कौन सी वैल्यू कहाँ डलेगी। हाथ अपने आप तेज चलने लग जाता है बच्चों। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितना अपने बेसिक्स पे ध्यान दे रहे हैं अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए आपको स्पेस देता हूँ, पूरी स्क्रीन की अच्छे से आप एक एक शब्द समझ लो, लिख लो। ठीक है, और फिर अपन नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे। चलो बच्चों, लिख लिया होगा आप सबने, बोलो पक्की बात, अच्छे से सब कुछ लिख लिया? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलो तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, क्या है? डिप्रेशन एट इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, जिस आसानी से आपने ये समझ लिया कि कोई भी चीज बॉईल कब होती है बेटा, उतनी आसानी से कोई भी चीज फ्रीज कब होती है ना, ये थोड़ा समझ में नहीं आता। समझ रहे हो? जिस आसानी से हम ये समझ लेते हैं तो उसका थोड़ा सा टिपिकल सा अपना कॉन्सेप्ट होता है, बट आओ समझने की कोशिश करो साथ ही साथ। ठीक है, कि कैसे क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की बेटा, अगर मैं बात करता हूं फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता होगा? सोचो, फ्रीजिंग पॉइंट में ये होता होगा कि अगर मेरे पास कोई सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड में है, तो जैसे उसका टेम्परेचर ड्रॉप करना स्टार्ट करोगे तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक बीकर है, समझना ध्यान से, मैं इसके अंदर मैंने अभी जो मेरा लिक्विड है वो अभी अपने सॉलिड फेज में, जो मेरा लिक्विड है वो अभी किस में है? सॉलिड फेज में बेटा। देखो इस तरीके से, ठीक है, ये मेरा लिक्विड है जो कि अपने सॉलिड फेज में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये ठीक है सॉलिड फेज में है, बट ना के बराबर ही सही, बट वेपर प्रेशर मिलेगा। वेपर प्रेशर ना के बराबर पर देगा तो सही। ठीक है, इधर मान लो कि मेरे पास एक बीकर है, इसमें यही जो लिक्विड है, ठीक है, यही मेरे पास लिक्विड अपने लिक्विड फेज के अंदर ही प्रेजेंट है, और ये इसकी क्या है? वेपर प्रेशर होगी कि नहीं? क्लियर? चलो तो इधर देखो, एक ग्राफ से भी इसको अच्छे से समझाता हूँ। तो इधर हो गया वेपर प्रेशर, इधर हो गया टेम्परेचर। अब आप बात बताओ बेटा, ये जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है, तो अगर मैं सॉलिड फेज का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये चीज क्या होगी? मेल्ट होगी और लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लो कि जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते बढ़ेगा। तो मैंने बोला ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड को। ठीक है, इधर लिक्विड फेज की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे ही कूल डाउन तो वैसे ही वेपर प्रेशर घटेगा कि नहीं घटेगा। तो मान लो कि जो इनिशियली मेरा वेपर प्रेशर जो लिक्विड का क्या है ज्यादा है, वो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे घटेगा 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 घटेगा, और जैसे ही वो जिस टेम्परेचर पे अपने सॉलिड फेज का जो उसका वेपर प्रेशर है और लिक्विड जब जमते 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 अपने सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, देखो सॉल्वेंट ही जमेगा सिर्फ सॉल्वेंट ही, तो जैसे ही सॉल्वेंट जमते 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 अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर देगा, तो जिस टेम्परेचर पे इन दोनों का मिलाप होगा उसी टेम्परेचर को हम किसकी तरह, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस की तरह नोट कर लेंगे। किसकी तरह ट्रीट कर लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस की तरह नोट कर लेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of solid phase become equal to vapor pressure of liquid phase is recorded as freezing point of a substance। उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर, बहुत अच्छा, ठीक है। अब मान लो कि यही जो है इसी के अंदर इस तरीके से सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। अब सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। भाई जितने भी हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन ही यही है कि सॉल्यूट क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या होगा, वॉलेटाइल। अब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर इसके अंदर एडेड है, ये क्या है मेरा एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये ओवरऑल वेपर प्रेशर को वैसे ही डिक्रीज कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। इसका मतलब कि अगर मेरे पास वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन का देखूंगा, किसका देखूंगा, सॉल्यूशन का, तो वहां पे सॉल्यूट के आने की वजह से ये वेपर प्रेशर और लोअर पॉइंट पे जाके सॉलिड के वेपर प्रेशर के साथ इक्वेट होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से मान लो। तो ये देखो ये क्या हो गया, एक तरीके से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। ये तो क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दैट इज सॉल्वेंट। ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप ग्राफ की मदद से समझ रहे होंगे तो आपको देखो TF नॉट के पीछे TF आ रहा है, इट मींस यहां से TF नॉट इज ग्रेटर देन TF। कि आपके किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सब्सटेंस का, वॉलेटाइल सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाले का हमेशा ज्यादा होता है बजाय उसके सॉल्यूशन के। आया समझ में, चलो बहुत अच्छे। अब जिनको नहीं भी आया, ठीक है, तो आप टर्म्स को समझो और एक आसान तरीके से इसको एक्सेप्ट करने का आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने जनरली जैसे मान लो हम बोलते हैं कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज हो जाता है, बट हमारे आसपास की जो हमारा एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ माइनस में टेम्परेचर जाता है, बट जो हमारे जो ओशियंस होते हैं वो तो फ्रीज नहीं होते, बहुत बिलो टेम्परेचर पे फ्रीज होते हैं, बट -5, -10, -12 डिग्री पे तो कोई ओशन फ्रीज होता है वो आपको नजर नहीं आता। जबकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 ही है, उनको भी तो तुरंत जम जाना चाहिए। नदी का पानी 0 पे फ्रीज हो जा रहा है, सी का नहीं हो रहा। ऐसा क्या भैया, दोनों में अंतर है। अंतर यही तो है कि भैया नदी का पानी मीठा है और समुद्र का पानी खारा। खारा का मतलब, खारे का मतलब क्या है, उसमें सॉल्ट है, और वो सॉल्ट एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की तरह काम कर रही है जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से घटा के और कम कर दे रही है। तो मैं यही बात कर रहा हूं कि एक जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर 0 पे था, उसी पानी में नमक घोला जैसे मैंने, उसने उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से और ड्रॉप कर दिया, नेगेटिव में डाल दिया कि नहीं डाल दिया, -18 -20 डिग्री तक ड्रॉप आ जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से जो एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के एक प्योर वॉलेटाइल लिक्विड के जीवन में आने से जो टेम्परेचर में ड्रॉप आता है, फ्रीजिंग पॉइंट में ड्रॉप आता है, उसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। आया समझ में। अब कोई पूछे कितना डिप्रेशन आया, कितना, तो हम क्या बोलेंगे, चेंज के लिए डेल्टा TF और TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से, सॉल्वेंट में से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमेशा देखिएगा फ्रीज डेल्टा TF हमेशा नेगेटिव ही होगा।
आ गई बात समझ में। और एग्जांपल, घर में सबके एक पर्टिकुलर टाइम पे सिंगल डोर फ्रिज हो रहा ही होगा और बहुत सौ के अभी भी होगा। तो सिंगल डोर फ्रिज की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो जो फ्रीजर वो जम जाता था, क्योंकि चारों तरफ उसके बर्फ जम जाती है। और हम क्या करते हैं, फ्रिज को बंद करके रख देते हैं कि बर्फ पिघलेगी, या ठोक बजा के बर्फ साइड में कर दें। अगर उसकी वजह अगर अब किसी के हो जाए तो कुछ मत करिए, कटोरी नमक लेना और छींट देना उस फ्रीजर के अंदर, फैला देना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पर मम्मी से पहले ही सलाह मशवरा कर लेना कि ऐसा करने वाला हूँ, बिना बताए करोगे तो होगा क्या, थोड़ी टाइम बाद जैसे ही नमक उस आइस पे मिला, इट विल फील लाइक कि एक सॉल्यूशन बन चुका है। और सॉल्यूशन किस टाइप का, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के साथ। तो फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप। अब पानी को लगा साला 0 डिग्री पे तो अपना फ्रीज होने का मतलब बनता ही नहीं है, अपन को और बिलो टेम्परेचर चाहिए इसी फॉर्म में, अपने आइस के फॉर्मेट में रहने के लिए। बट नमक की वजह से वो पॉसिबल है नहीं, तो वो वाटर के फॉर्म में वापस, वाटर अपने आइस के फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में ही चला जाएगा कि नहीं, और सारी चीज़ आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रीजर साफ हो जाएगा। पर सारा पानी बह के नीचे निकलेगा, तो पोछा भी खुद ही लगाना इस कांड को करने के बाद। इसीलिए बहुत सी जगहों पे जब आइस जम जाती है रोडों पे, तो ये सॉल्ट स्प्रिंकल करके रिमूव किया जाता है। हमारे गाड़ियों के अंदर रेडिएटर्स जो होते हैं, कूलेंट डालते हैं हम, जिससे ठंड में गाड़ी बंद ना पड़ जाए। आ गई बात समझ में। तो ये एक कॉमन, बहुत सारी प्रैक्टिकली हमने अपने आसपास चीज़ें देख रखी है जहाँ एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में ड्रॉप आता है। ठीक है, चलो, तो ये वही पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। अब सेम चीज़ यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला जो डेल्टा टी एफ होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के एफ, और मोलैलिटी को खोल दें तो गिवन मास अपन मोलर मास, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं ग्राम में है केजी में करूंगा तो 1000 से डिवाइड, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो अगेन पिछले फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में डेल्टा टी बी की जगह डेल्टा टी एफ, के बी की जगह के एफ का ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं आया है। इज दैट क्लियर? क्लियर, बहुत अच्छे बच्चों, पक्की बात। तो ये जो के एफ है, ये के एफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग कांस्टेंट। क्या है? फ्रीजिंग कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ क्या है बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू, देखो जब मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था तब आपको उनकी नोटेशंस का डिफाइन किया ही था। इज दैट क्लियर? अब जिस तरीके से के एफ, के बी सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से के एफ भी सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। समझ में आया? चलो, बहुत अच्छे। और अगर के एफ का फॉर्मूला अगर देखना हो तो जिस तरीके से अपने किसका, के बी का फॉर्मूला बनाया था, आर टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ क्या आ जाएगा, कंडेंस हो रही है, ठीक है, सॉलिडिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सबलिम अपना कंडेंस, आपका कंडेंसेशन आ जाएगा। आया समझ में? कोई डाउट? पक्की बात है, सॉलिडिफाई हो जाएगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आज किस फ्यूजन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड को क्या कहते हो? फ्यूजन कहते हो। ठीक है, सॉरी कंडेंसेशन तो गैस से हो गया, सॉरी टर्म्स आगे पीछे हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं के एफ लिखूँ तो के एफ क्या हो जाएगा, आर टी एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ, और अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हटाओगे तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ क्या आ जाएगा, फ्यूजन आ जाएगा। आया समझ में? दूसरा देखो, एक चीज और लिख देता हूँ, टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों। आया समझ में कि नहीं? तो आई होप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा, फॉर्मूला क्या है, के एफ का मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब रही बात किसकी, इसके न्यूमेरिकल की। तो इसके न्यूमेरिकल को जब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके साथ मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, जिससे वहाँ पे भी लेक्चर को अच्छा डीप में ले जाने का रहे और आज का लेक्चर भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो अभी तक के लिए
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, प्रीवी आईक्यूज में आपसे पूछे गए हैं, मेंस में या नीट में, आप सबको ट्राई कर सकते हैं, वो सब आपको लगाने के लिए ओपन हो गए। तो अपन टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं क्योंकि पूरा साल है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपन को पढ़ाई करनी है। तो ये सीरीज उन्हीं के लिए जो आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाहते हैं। और अप्रैल के अंदर मैं इन्हीं सारे चैप्टर का वन शॉट भी लेके आऊँगा, जो करंट बच्चे अभी जो नीट को फाइट करेंगे, जिनका पेपर 5 मई में होगा 2024 को है, उनके लिए भी मैं वन शॉट वीडियोस इन्हीं चैप्टर की लेके आऊँगा। तो वो बच्चे तब सारी चीज़ें अपनी क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्लियर। बट अगर उन्हीं किसी बच्चों का कोई पर्टिकुलर ये चैप्टर वीक है तो मैं यही बोलूँगा कि एक दिन दो भाई, आधा आधा पौन घंटे का चैप्टर होता है, लेक्चर होता है, एक दिन दोगे 3 से 4 घंटे में सब कुछ कवर कर ले जाओगे, पर बेसिक से कवर कर ले जाओगे। तो वो बच्चे वन शॉट से उनको उतना भला नहीं होगा अगर ये चैप्टर बहुत ही आपका वीक है। तो उसको पूरा भी इन डेप्थ आप पढ़ो, ठीक है, एक दिन दो, सब कुछ पूरा है। बाकी ये जो सीरीज चल रही है 2025 वाले बच्चे जो हैं उनके लिए है, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। पूरा आप लिख लो, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अब कुछ लेक्चर्स और 1 या 2 लेक्चर्स और लगेंगे और आपका लेक्चर, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खेलो कूदो, मौज मस्ती करते रहो जो तुम करते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, हमेशा मैं बोलता हूँ जितना हो सके उतना करिए। और दूसरा, ये वीडियो वो बच्चे, क्योंकि हम एक कोटा बेस्ड कोचिंग है, तो अगर कोटा में कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इससे उनको अच्छी लग रही है पढ़ाई, तो ऑफलाइन कोचिंग भी अगर वो इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमसे कांटेक्ट करने का हमेशा आपको वे दिया है, तो उसके थ्रू आप कांटेक्ट करके आगे की जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।